प्रश्न 3, अपराध की समाजशास्त्रीय अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ब्रिंग आउट द सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम। उत्तर, प्रायः सामान्य व्यक्ति किसी भी असामाजिक अथवा समाज विरोधी कार्य को, जिससे प्रथाओं, परंपराओं और सामाजिक आदर्शों एवं प्रतिमानों का उल्लंघन होता है, अपराध कह दिया करते हैं। वे कभी कभी अपराध और पाप तथा अनैतिकता में विभेदीकरण नहीं करते हैं। अपराध को इस अर्थ समझ लेना भ्रांतिपूर्ण तथा गलत है। ऐसे अनेक कार्य होते हैं जिनसे विभिन्न समूहों को पीड़ित होना पड़ता है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है या उन्हें किसी प्रकार का कष्ट या हानि उठानी पड़ सकती है, परंतु ये सभी कार्य अपराध नहीं कहे जा सकते हैं। सामाजिक संघर्षों और परिवर्तन की परिस्थितियों में सामाजिक सुधार हेतु तथा सामाजिक मूल्य बदलने और समयानुकूल न रहने वाली कुप्रथाओं के निवारण हेतु जो प्रयास आमतौर से किए जाते हैं, उनसे भी समाज का कुछ समय के लिए अहित हो सकता है। अतः प्रत्येक असामाजिक कार्य न तो सदैव अपराध होता है और इसके विपरीत प्रत्येक अपराध का समाज विरोधी होना आवश्यक नहीं है। उदाहरणार्थ, देश हित की दृष्टि से विद्रोही या क्रांतिकारी बन जाना अपराध होते हुए भी समाज विद्रोही नहीं है। अतएव यह आवश्यक है कि अपराध को दो पृथक पृथक अर्थों में समाजशास्त्रीय तथा वैधानिक रूप से समझा जाए। समझ रहे हो? अपराध की समाजशास्त्रीय अवधारणा। सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम। सदरलैंड ने अपराध को एक सामाजिक विकार मानते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि जितने भी ऐसे सामाजिक हितों के विरोधी कार्य होते हैं जिनके प्रति संबंधित दोषी व्यक्ति को दंडित किया ही जाना चाहिए और उसे किसी भी प्रकार मुक्त कर देना या ऐसे मामलों में ढील छोड़ देना उचित न होगा, उन्हें कानून तो अपराधी मानता ही है, परंतु यदि उन्हें कानून अपराधी न भी माने तब भी समाज किसी न किसी रूप में दंडित करने की व्यवस्था अवश्य ही करेगा। अपराध को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसीलिए एक सामाजिक घटना, सोशल इवेंट का रूप प्रदान किया है। अतः समाज में सदैव ही पाए जाने वाले ऐसे विरोधी तत्व जो सामान्य हितों की रक्षा, सामाजिक शांति तथा व्यवस्था और सामाजिक नियंत्रणों के विरुद्ध कुछ न कुछ कार्य करते ही रहते हैं, निरंतर बने रहेंगे। इनसे समुदाय या समूह को सुरक्षित करना तथा बाधक या विघ्नकारी तत्वों को अरे कहना क्या चाहते हो? सामाजिक दंड देना आवश्यक है। इसी आधार पर अनेक प्रमुख विद्वानों जैसे गेरोफेलो, रैडक्लिफ ब्राउन, टॉमस तथा जेनेनकी, थॉमस एंड ज़ीनेनेकी इत्यादि ने अपराध की समाजशास्त्रीय अवधारणा का समर्थन किया है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से अपराध को परिभाषित करने में निम्नलिखित विचारों को समझना होगा। 1. गेरोफेलो ने अपराध को प्राकृतिक अपराध की अवधारणा के अंतर्गत दया तथा सत्य की प्रचलित भावनाओं का उल्लंघन माना है। इस परिभाषा में नैतिकता की अधिक झलक दिखाई पड़ती है। 2. रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार अपराध किसी ऐसे प्रचलन का उल्लंघन है जो दंडनीय मान्यता के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। इसके अंतर्गत अपराध को किसी समुदाय की संस्कृति, प्रचलनों, यूसेजेस, आदर्शों तथा प्रतिमानों और रीति रिवाजों पर आधारित किया जाता है। 3. थॉमस के अनुसार अपराध एक ऐसा कार्य है जो उस समूह की एकता का विरोधी हो जिसे व्यक्ति अपना समझते हो। इस परिभाषा में सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए सामाजिक समूहों की एकता में बाधक तत्व के रूप में अपराध को समझा गया है। प्यारी समझ गई। 4. डॉक्टर हाइकवल के अनुसार सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध या बाल अपराध व्यक्ति का ऐसा व्यवहार है जो कि उन मानवीय संबंधों की व्यवस्था में बाधक होता है जिन्हें समाज अपने अस्तित्व के लिए एक प्राथमिक दशा के रूप में मानता है। इस परिभाषा को शुद्ध रूप से समाजशास्त्रीय अर्थ में समझा जा सकता है, क्योंकि यह मनुष्य के व्यवहार तथा मानवीय संबंधों पर आधारित है। 5. टाफ्ट के अनुसार सामाजिक रूप से अस्वीकृत, अनैतिक, पापपूर्ण, असामाजिक कार्यों को अपराध माना जा सकता है। इसमें अपराधों का अभिप्राय ऐसे हानिकारक कार्यों, इंजुरी आउस एक्ट्स से है जिन्हें सामाजिक रूढ़ियों, मौज के रूप में देखा जा सकता है जो जनता के विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, प्रतिमानों को निर्धारिट करते हैं, नैतिक संहिता को परिभाषित करते हैं और इस संहिता को बनाए रखने वालों को एक स्थिति, स्टेटस या दर्जा प्रदान करते हैं। 6. फ्रैंक टैननबाउम ने अपराध को समाजशास्त्रीय संदर्भ में बताते हुए ठीक ही कहा है कि अपराध अनंत है, उतना ही अनंत जितना कि समाज है। प्रत्येक स्थान पर कुछ मनुष्य अवश्य ही स्वीकृत आचरण के प्रतिमान के बाहर गिरते हैं। अपराध सदैव उपस्थित रहने वाली एक दशा है, ठीक किसी बीमारी तथा मृत्यु के रूप में पाई जाती है। समाज जितना ही जटिल बनता जाता है, मनुष्य के लिए यह और भी कठिन होता जाता है और मनुष्य की असफलताओं की पुनरावृत्ति होती रहती है।
यहाँ तक कि इटली के अपराध शास्त्री फ्लोरिटा जॉर्जियो फ्लोरेटर ने तो अपराध को पाप की ही भांति समाज की एक सामान्य दशा माना है। बात तो सही है। 7 सदरलैंड ने अपराध में 3 तत्वों को सम्मिलित किया है। I कोई मूल्य वैल्यू जो किसी समूह अथवा उसके किसी भाग द्वारा जो कि राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, प्रशंसा की गई हो। E इसी समूह के किसी दूसरे भाग का पृथक्करण या उसमें विद्यमान सांस्कृतिक संघर्ष ताकि इसके सदस्य इस मूल्य की प्रशंसा न कर सके। E एक उत्तम दंड व्यवस्था जिसे उस मूल्य की प्रशंसा या आदर करने वाले लोग अनादर करने वालों पर लागू कर सकें जब कोई अपराध घटित होता है। इस प्रकार के संबंध उस अपराध के दौरान सामने आते हैं। अपराध की वैधानिक कानूनी अवधारणा लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम सामान्यतः अपराध को वैधानिक आधार पर ही अधिक समझे जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है और जो कोई भी कार्य किसी सरकारी कानून का उल्लंघन या विरोध के रूप में किया जाए अपराध मान यही नहीं, अभी और सुनिए, लिया जाता है। किसी भी कार्य को अपराध कहे जाने के लिए उस देश के दंड विधान के अंतर्गत दंडनीय माना गया होना चाहिए, अन्यथा वह समाज के लिए अहितकारी या हानिकारक होते हुए भी अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकेगा। वैधानिक दृष्टि से अपराध को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। 1 कॉर्न तथा मैककार्कल कॉर्न के अनुसार अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया ऐसा कार्य या ऐसी भूल है जबकि उस क्षेत्र पर निरंतर राजनीतिक नियंत्रण रखने वाले अधिकारियों द्वारा जहां वह रहता है दंडित किया जाता है। कि 2 इलियट मेबल एलियट के अनुसार अपराध को किसी ऐसे कार्य करने या उस कार्य भूल से परिभाषित किया जाता है जिसे कानून के द्वारा वर्जित या निर्धारित किया गया है और इस नियम के उल्लंघन को अर्थदंड कारावास देश निकाला मृत्यु या अन्य किसी दंडनीय विधि से जैसा कि राज्य निर्धारित कर दे दंडित किया जा सके। उद्धरण चिन्ह 3 मार्शल तथा क्लार्क मार्शल एंड क्लार्क के अनुसार अपराध जनता के रक्षार्थ सार्वजनिक कानून द्वारा निषिद्ध कार्य या कोई भूल है और इसे राज्य द्वारा किसी न्याय की कार्यवाही की पूर्ति के पश्चात दंडनीय बनाया जाता है। उद्धरण चिन्ह 4 लैंडिस तथा लैंडिस एंड लैंडिस के अनुसार अपराध ऐसा कार्य है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसे दंड देने के लिए राज्य अधिकार रखता है। उद्धरण चिन्ह ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर अपराध को कानूनी रूप से देखने पर उसमें कुछ सामान्य लक्षण या विशेषताएं पाई जानी आवश्यक है। यह कोई कानून विरोधी कार्य अथवा भूल है। अपराध के कार्य करने पर राज्य द्वारा अपराधी को दंडित करने का अधिकार होता है। अपराधी का दंड साधारण जुर्माना से लेकर मृत्यु तक हो सकते हैं जो अपराध की प्रकृति तथा गंभीरता पर निर्भर होते हैं। इसे किसी न्यायालयी प्रक्रिया के संपन्न हो जाने के पश्चात दंडनीय बनाया जाता है। अपराध अधिकांश मामलों में सामूहिक कल्याण का भी विरोध या बाधक तत्व माना जाता है, परंतु ऊपर बताए गए लक्षणों के अतिरिक्त भी अपराध को कानूनी रूप से समझने के लिए निम्नांकित तत्वों का उसमें होना और भी अधिक आवश्यक समझा जाता है। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? टाफ्ट के विचार में अपराध कहे जाने के लिए संबंधित कार्य किसी पूर्ण आयु वाले व्यक्ति के द्वारा किया गया हुआ होना चाहिए। एक निश्चित आयु पर पहुंचने के पश्चात ही उसे अपराधी भावना सेंस ऑफ गिल्ट जिसे प्रायः मीन्स राय भी कहते हैं समझने के योग्य हो पाता है। अपराधी कार्य अपनी स्वेच्छा से तथा बिना किसी दबाव के होने चाहिए। गंभीर अपराधों में तो विशेषकर किसी कार्य को करने के पीछे इरादा भी अपराधी क्रिमिनल इंटेंट की होना आवश्यक है। किसी कार्य को अपराध कहे जाने के लिए उस दुष्कार्य से राज्य या उसकी संपत्ति इत्यादि को क्षति पहुंचनी चाहिए। ऐसे किसी भी कार्य के लिए दंड की व्यवस्था राज्य के द्वारा अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए। कुछ ऐसे दुष्कृत्य जो आजकल अपराध बना दिए गए हैं आदिकालीन समाज में केवल सामाजिक नियम भंग की स्थिति को बताते रहे हैं। कानून स्वयं ही विभिन्न देशों में पृथक पृथक समय पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यदि कानूनों में काफी समानता भी हो फिर भी उन्हें लागू करने की दिशाएं भिन्न हो सकती हैं। अतएव यह कहा जा सकता है कि सदरलैंड के अनुसार अपराध अपराधियों की स्थिति स्टेटस तथा उनके द्वारा नियम भंग करने की परिस्थितियों के सापेक्षिक अर्थ में समझा जाना ही श्रेयस्कर होगा। Hey, y'all, come look at this.